तो दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यह वीडियो सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस एमजे पेपर 2 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग बस धैर्य से इस क्लास को देखिए, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि संप्रभुत्व के एकलवादी सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना। तो पहले आपको क्या समझना है भाई, संप्रभुत्व क्या होता है, एकलवादी क्या होता है, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आना है। आपको ये चीज़ आंसर में भी लिखना होता है परीक्षा में, ठीक है। देखिए पहले संप्रभुत्व क्या होता है। देखिए संप्रभुत्व का अर्थ है किसी राज्य या व्यक्ति की वह सर्वोच्च शक्ति या अधिकार जिसके तहत वह अपने क्षेत्र, जनता और संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखता। मतलब संप्रभुत्व का मतलब होता है वह ताकत, ठीक है, जिससे अपने क्षेत्र में जनता पे, संसाधन पर नियंत्रण रखता हो और बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपने निर्णय ले सकता हो। वह किसी का कोई मनमानी नहीं चलेगा, वही निर्णय लेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संप्रभुत्व। जैसे भारत एक संप्रभुत्व राज्य है। संप्रभुत्व राज्य यानी संप्रभुत्व देश है। क्या है कि यहाँ पे देखो जितने भी जनता है, क्षेत्र है, संसाधन है, सब पे भारत सरकार का अधिकार है। जो करेगा भारत सरकार करेगा, इसके अलावा कोई बाहरी शक्ति नहीं कर सकता है। तो मतलब संप्रभुत्व का मतलब आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एकलवादी का मतलब क्या होता है। देखो यह वह दृष्टिकोण है जो मानता है कि समस्त वास्तविकता का आधार केवल एक ही तत्व, सिद्धांत या पदार्थ है, और यह विचारधारा ब्रह्मांड की व्याख्या में बहुलवाद के विपरीत है। बहुलवाद सिद्धांत इससे पहले पढ़ाए तो उसमें क्या बोलता है, सब पे अधिकार होना चाहिए, और इसमें क्या बोलता है, केवल एक पे अधिकार होना चाहिए। ये विपरीत हो गया, जो मानता है कि वास्तविकता कई अलग अलग तत्वों या शक्तियों से मिलकर बनी है। मतलब बहुत सारी तत्वों से मिलकर बनता है ना। कौन बोलता है, बहुलवाद। लेकिन एकलवाद क्या बोलता है, एक ही तत्व से मिलकर बनता है। अब ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया है ना। चलिए ये आपको एग्जाम में लिखना है परिचय करके, ठीक है। फिर आगे दोनों शब्द को मिला के इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कि संप्रभुत्व के एकलवादी सिद्धांत की अवधारणा थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन और जीन बोर्डिन जैसे विचारकों द्वारा दी गई थी। मतलब जैसे इनका समर्थन भी तो होना चाहिए। कौन कौन विचारक समर्थन है, थॉमस हॉब, MCQ के लिए ध्यान में रख लीजिए, जॉन ऑस्टिन, जीन बोर्डिन जैसे विचारक इनके समर्थक हैं, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार संप्रभुत्व एक सर्वोच्च, अविभाज्य और निरपेक्ष शक्ति है जो राज्य में किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं हो सकती। ये किसी अन्य शक्ति के अधीन नहीं हो सकता है, और इसका मुख्य उद्देश्य होता है राज्य की शक्ति को एक केंद्रित करना, मतलब एक आदमी के पास आना के रूप में परिभाषित करना था। हालांकि इस सिद्धांतों की विभिन्न आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन पहले मैं इसकी मुख्य विशेषता को बताऊंगा, उसके बाद इसका आलोचना बताऊंगा, ताकि आपको समझ में भी आ जाए। आप एग्ज़ाम में इस तरह लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप समझ के काम करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम इसकी मुख्य विशेषता। ओके चलिए देखिए क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका। देखिए सर्वोच्चता, पहला देखिए संप्रभु शक्ति सबसे ऊंची होती है और उसके आदेश को मानना सभी के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो संप्रभुत्व यानी संप्रभुत्व का मतलब सेम है, लेकिन एकलवादी और बहुलवादी में खेला हो जाता है, ठीक है। देखिए अविभाज्यता, संप्रभुत्व का विभाजन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और अधिकारों की पूर्णता, संप्रभुत्व के आदेश से ऊपर कोई भी नहीं होता है, चाहे वह व्यक्ति, संस्था हो या कोई अन्य शक्ति हो। संप्रभुत्व को ही सबसे ऊपर रखा जाता है, इसके बाद ही कोई आएगा। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसकी आलोचना भी तो बहुत कोई करते हैं। तो देखो बहुत कोई आलोचना करते हैं, तो क्या क्या आलोचना होती है, तो आलोचनात्मक व्याख्या करते हैं। पहला देखिए लिख सकते हैं अविभाजकता का विरोध। एक एक पॉइंट को हम एक एक तोड़ तोड़ के लिखे हैं। जैसे देखिए आधुनिक राज्य या आधुनिक देश में देख सकते हैं, अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। आधुनिक राज्य या आधुनिक देश में शक्ति का वितरण होता है, यानी सेपरेशन होता है, पावर का बंटवारा होता है। जैसे देख सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच। लेकिन इसी चीज़ को ये विपरीत है कौन, एकलवादी का सिद्धांत। इतना ऐड कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो। दूसरा पॉइंट देखिए फेडरल सिस्टम, इसी को बोलते हैं संघीय सरकार में सत्ता का विभाजन होता है, जैसे केंद्र में राज्य के बीच, जो इस सिद्धांत को विपरीत है। जैसे हमारे देखिए देश में देख सकते केंद्र सरकार
राज्य सरकार, है ना, फिर मुखिया। तो इस तरह से हम लोग का फेडरल सिस्टम चलता है, संघीय सरकार चलता है। लेकिन एकलवादी में ऐसा नहीं है, ये इनका विपरीत है, ये लिख सकते हैं लास्ट में, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए, वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून। आज की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, और समझौते जैसे पेरिस का समझौते हुए, ये संपूर्ण संप्रभु राज्य के ऊपर कुछ सीमा तक प्रभाव डालते हैं। यह सिद्धांत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों की उपेक्षा करता है। देखो कोई हार्ड पॉइंट है, एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ, पेरिस के समझौता, फिर संयुक्त संघ, देखो सबको मिला के चलने की बात करता है। ये एक का बात करता है, यहाँ सबको मिला के बात करता है। देखो विपरीत जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आलोचना होगी कि नहीं होगी। आलोचना का मतलब होता है कि उसका बुराई निकालना, उसकी गलती निकालना, ठीक है। अभी तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया था, अब समझो अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, समाज की विविधता की अनदेखी। आधुनिक समाज बहु सांस्कृतिक और बहु धार्मिक है। ऐसे समाजों में केवल एकल शक्ति का होना व्यवहारिक नहीं हो सकता है, ठीक है। समाज का बात करोगे और केवल खुद को देखोगे तो ऐसा हो नहीं सकता भाई, ठीक है। तो सबको लेकर चलना होता है, यानी बहुलवादी मतलब सबको लेकर, एकलवादी मतलब केवल खुद को, ठीक है। लोगों की संप्रभुत्व का अभाव। यह सिद्धांत जनता की भूमिका और उनके अधिकारों को महत्व नहीं देता है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको भूम देता है। इसलिए लोकतांत्रिक और सब चल रहा है ना। आगे देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण में कमी। व्यवहारिक रूप से संप्रभुता पूर्ण और अविभाज्य नहीं होती है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में राज्यों को अपनी शक्ति सीमित करनी पड़ती है, ठीक है। ज़्यादा पावर दोगे तो ज़्यादा तेज बनेगा, है ना। ये सब चीज़ है भाई, बातों को बोलने से कुछ नहीं होता भाई। जो मैं लिख दिया हूँ उसको एक बार पढ़ के बस लिख दो, देखो आपको 20 में 20 मिलेगा। यूट्यूब छान लो, कोई नहीं बताया हुआ फैक्चुअल चीज़, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये दृष्टि का देन है भाई, मैं दृष्टि से क्लास करके ही सीख रहा हूँ, तो और आप लोग को भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो शायद मेरा निकल जाए भाई यूपीएससी। चल ठीक है, कोई नहीं। अब देख लेते हम लोग निष्कर्ष। संप्रभुत्व का एकलवादी सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने संप्रभुत्व की अवधारणा को एक सुसंगत रूप में समझाने का प्रयास किया है। इतना हम क्या बताएं, यही तो सब बताएं हैं जो यहाँ पे लिख दिया हूँ। देखो निष्कर्ष का मतलब होता है लास्ट में बस हाँ हाय हेलो, ठीक है, जाइए, ऐसे करने वाला, ये नहीं कि 2-3 पेज लिख देना होता, ठीक है। और इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, आइए कहाँ से हैं क्या है, फिर बैठाइए, फिर बैठा के थोड़ा देर रेस्ट करके खाना खिला। तो ये होता है ट्रिक लिखने का भाई। तो अब निष्कर्ष करना है, उसको विदाई देना है तो अच्छा से दे दो। लेकिन यह आधुनिक राजनीतिक प्रणाली और जटिल समाजों के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान समय में संप्रभुत्व को बहुलवादी दृष्टिकोण से देखना अधिक उपयुक्त है, जिसमें शक्ति का बंटवारा और जनता की भूमिका का महत्व दिया जाता है, ठीक है। जो मैं बोला वो समझ में नहीं आई होगी तो कोई नहीं, यूपीएससी के स्टूडेंट समझ जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।